नमस्कार दोस्तों, साइंस टेक के इस नए सेशन में आप सबका स्वागत है। इससे पहले भी हमने कई सारे टॉपिक को डिस्कशन किया है मंथ वाइज़, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावे हमने आईआर पे भी काफ़ी सारा काम करवाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है दोस्त, क्योंकि यहाँ से आने वाले समय में आपको देखेंगे कि काफ़ी सारे प्रश्न मिलेंगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। एक और इम्पोर्टेंट बात, कई सारे मैसेज हमने देखे हैं टेलीग्राम पे कि वो लोग पूछ रहे हैं कि मेंस के लिए क्या करेंगे? अगर प्रीलिम्स निकल जाएगा तो फिर मेंस के लिए क्या करेंगे? दोस्त अभी आप लोग ना पूरी तरह से फ़ोकस करिए प्रीलिम्स पे, ठीक है? प्रीलिम्स के बाद कम से कम 3 महीने आपको दिए जाएँगे, 3 महीने बहुत ही अच्छा टाइम है और उस टाइम में आप काफ़ी सारी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने प्रीलिम्स को अच्छे से पढ़ा है, उसके सभी सिलेबस को, सभी टॉपिक को कवर किया है, तो प्रीलिम्स के बाद आपको सिर्फ़ आंसर राइटिंग पे काम करना होगा। जैसे ही प्रीलिम्स होगा, हम भी यहाँ से आंसर राइटिंग पे काम करवाएँगे, जीएस 1, जीएस 2 और ऐसे के लिए भी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, प्रीलिम्स पे फ़ोकस करिए क्योंकि यही ज़रूरी है और यही पहले क्लियर नहीं होगा तो फिर मेंस के लिए हम सोच ही नहीं सकते। तो अभी अभी पूरी तरह से अपने आप को केवल और केवल प्रीलिम्स पे फ़ोकस करिए, उनके सभी आयामों पे ध्यान केंद्रित करिए। अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाइए, उसके क्वेश्चन को एनालाइज़ करिए, जो भी इम्पोर्टेंट उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट दिया हुआ है, उसको याद करिए, मेमोराइज़ करिए। ये आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब जो प्रश्न पूछने के थोड़े से तरीके हैं, उसमें ये मानकर चलिए कि थोड़े से बदलाव होंगे, जैसे कि नेक्स्ट लेवल के कुछ प्रश्न हो सकते हैं। जैसे हम पहले पढ़ा करते थे कि जैसे देख लीजिए डेंगू के लिए एक नया टीका बना है TAK 003। तो एक तो ये पूछा जा सकता है, इससे संबंधित एक तो और चीज़ें पूछी जा सकती है, तो आप लोग को अब इन चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, थोड़ा-सा उसको विस्तार दीजिए, रिवीजन पे अधिक फ़ोकस करिए क्योंकि जहाँ से भी पढ़ा है, वहाँ इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी और उ उस तरह से पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से प्रश्न बनेंगे, प्रीलिम्स ज़रूर क्लियर होंगे। हमारा पहला टॉपिक है इसमें ल्यूपेक्स के बारे में, जो कि है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स, जो भारत और जापान के संयुक्त एक तरह से मिशन है, जिसमें जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा जिसको कहा जाता है, इसके द्वारा रोवर को भेजा जाएगा और इसरो के द्वारा लैंडर को विकसित किया जाएगा, इसके साथ भेजा जाएगा। इसके साथ-साथ ही जो नासा है उसके भी इसमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है और उसके बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए है उनके द्वारा भी इसमें टेक्निकल सपोर्ट दिया गया है। तो इस तरह से एक संयुक्त मिशन है जो कि चाँद के लिए है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि चाँद की सतह का ये पता लगाएगा, साथ ही साथ उसमें के जो उपसतह है वहाँ पे पानी की भी खोज करेगा और 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ये आप ल्यूपेक्स मिशन को एस-3 रॉकेट के तहत लॉन्च किया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये रॉकेट एस-3, इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें और याद रख लीजिए कि इसमें उपस्थित सूखी रेज़ोलिथ के साथ-साथ ढीली और संगठित चट्टान और धूल की परत की भी ये जाँच करेगा और ये पहला एक तरह से इस तरह का मिशन होने वाला है जाक्सा का। हाल में इसरो के द्वारा तरल रॉकेट इंजन को डेवलप किया गया है, जिसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के तहत इसको डेवलप किया गया है। इसको सामान्य रूप में 3D प्रिंट आप सुनते होंगे, उसको सामान्य रूप में यही बोला जाता है। जो ये तरल इंजन है, इसको जो हमारा लॉन्च व्हीकल होता है PSLV, इसके सबसे ऊपरी जो चरण होते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा और इसमें PS4 इंजन का भी प्रयोग किया जाएगा, जिसके तहत इसको डेवलप किया गया है। जो ये PS4 है, इंजन है, इसमें ऑक्सीडाइज़र के रूप में नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और ईंधन के रूप में मोनोमिथाइल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर काफ़ी टेक्निकल प्रश्न बनेंगे, तो इसी तरह के बनेंगे, नहीं तो सिंपली ये पूछा जा सकता है कि जो तरल रॉकेट इंजन है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसरो के द्वारा और किस तरह की तकनीक का इसमें प्रयोग किया गया है? 3D प्रिंटिंग में थोड़ी बहुत जान लीजिए आप। 3D प्रिंटिंग जो शब्द है ना, ये आम तौर पर सभी प्रकार के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यह एक डिजिटल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन फ़ाइल को जो 3D डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, उसमें भौतिक ठोस या उसके अन्य भाग में बदलने में संदर्भित करता है और मूल रूप से उसी को 3D प्रिंटिंग कहा जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ याद रखना है। क्या है ये ब्लू ओरिजिन? अभी आप लोग सुनते होंगे जो स्पेस टूरिज़्म होता है, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं विभिन्न देशों के द्वारा। सभी देश अपने-अपने जो स्पेस मिशन है, वहाँ भेज रहे हैं टूरिस्ट को डेवलप करने के लिए या वहाँ पे मानव को वहाँ भेजने के लिए। तो इसी में ये ब्लू ओरिजिन है और यो न्यू शेफ़र्ड मिशन या प्रोग्राम के तहत इसका ये 25वाँ उड़ान भरा गया है और इस तरह से ये ब्लू ओरिजिन ने अपनी 7वीं मानव अंतरिक्ष उड़ान सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। इसके जो चालक दल थे, उसमें भारत के थोटाकुड़ा भी शामिल हैं इसके चालक दल में।
जो ब्लू ओरिजिन है ये, इस एक तरह से ये उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ान सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट थी। यह अंतरिक्ष पर्यटन या मनोरंजन कह लीजिए या अवकाश के उद्देश्य से मानव अंतरिक्ष यात्रा को संदर्भित करता है। मतलब कि जो एक तरह से टूरिज़्म के डेवलपमेंट के लिए या टूरिज़्म के लिए जो स्पेस में जाया जाएगा, तो उसी के लिए ये एक मिशन है। तो आपको ये याद रखना है कि ब्लू ओरिजिन का संबंध किससे है, तो बस यही है। अगर भारत की बात करें तो भारत भी इसके डेवलपमेंट में काफ़ी सारे पहल अभी कर रहे हैं और इसमें एफडीआई के बात को देखा जाए तो इसमें एफडीआई के रूप में इंडिया 100% कर दिया है। मतलब इस तरह के जो प्रोग्राम है या इस तरह के कार्यक्रम है उसमें 100% एफडीआई हो पाएगा। तो आपको ये याद रखना है। यहीं अब मान लीजिए यहीं पे जो नेक्स्ट लेवल का हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस बार थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल का होगा। क्वेश्चन आसान ही होंगे लेकिन उसका लेवल नेक्स्ट होगा। मतलब ये कि अगर 3 स्टेटमेंट दे दिए जाएँगे तो उसमें एक होगा कि साइंस टेक से दे देंगे, एक इकोनॉमी से दे देंगे, एक ज्योग्राफी का दे देंगे या एक इकोलॉजी एनवायरनमेंट का दे देंगे, लेकिन वो आसान ही स्टेटमेंट होंगे। जो आपने जो पढ़ा है तथ्य या कॉन्सेप्ट उन्हीं के आधार पर बनेंगे। यही मान लीजिए ब्लू ओरिजिन दे देगा, इसका संबंध स्पेस टूरिज़्म से है या भारत ने अभी हाल में इसमें 100% एफडीआई कर दिया है। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है और प्रश्नों को समझने की कोशिश करना है, उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करना है। इसीलिए आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएँ, उससे आपको ये सारी चीज़ सीखने को मिल जाएगा। अगला हमारा निसार उपग्रह है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्त, इससे निश्चित रूप से प्रश्न बनेंगे। ये इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। इसरो के जो चेयरमैन हैं वो एस सोमनाथन है, ये आपको पता होगा। और निसार उपग्रह का जो मूल काम है वो टेक्टोनिक मूवमेंट को ट्रेस करना है या टेक्टोनिक गतिविधियों को की सटीक निगरानी करना है। तो इसका संबंध जैसे ही पूछेगा इसका संबंध किससे है निसार उपग्रह का, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ये क्या करेगा, महीने में 2 बार पृथ्वी का पूर्ण मानचित्रण करेगा और उसके अवलोकन भी करेगा ये। निसार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है, जो कि ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये भी कभी-कभी पूरा नाम भी पूछ दिया जाता है, हाल में ट्रेंड रहा है बीपीएससी में। उसके बाद कुछ इसके यूज़ को लेके जान लीजिए क्योंकि क्योंकि बीपीएससी ने हाल में कई ऐसे प्रश्न बनाए हैं जिसमें बहुत से डीएनए के सर्वेक्षण के लिए या उस तरह की चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी का बात करता है, जिसमें कि उसके उपयोग की बात होती है। तो इसी रूप में अगर निसार का देखा जाए तो यह उपग्रह बहुत सारे भू-वैज्ञानिक, कृषि और जल संबंधी अवलोकन करेगा, उसका मानचित्रण करेगा या उसका सर्वेक्षण करेगा। इसके अलावा यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित पैटर्न और उससे संबंधित जो मुद्दे होते हैं उसको पहचानने में भी इसकी सहायता ली जाएगी। इसके से प्राप्त जो जानकारी होगा उसका प्रयोग सही जैसे कृषि उपज को जाँच करने के लिए, उसके बाद उसके से संबंधित डेटा इकट्ठा करने के लिए, जो मरुस्थलीकरण हो रहे हैं या डिफ़ॉरेस्टेशन हो रहे हैं उसके अवलोकन के लिए, उसके सर्वेक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। कि वैज्ञानिकों को बेहतर ढंग से हमारे ग्रह की प्रक्रियाओं को समझने में, उसमें जो गतिविधियाँ होती है, उसको समझने में, उसका सर्वेक्षण करने में आपको इससे सहायता मिलेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, आपको इससे प्रश्न बनेंगे। अगला हमारा सोलर स्टॉर्म से संबंधित है। इसरो द्वारा अभी एक चीज़ रिलीज़ किया गया था जिसके अनुसार एक शक्तिशाली सौर तूफ़ान पृथ्वी को प्रभावित किया है, पृथ्वी से टकराया है। ऐसा कहा जाता है कि यह 2003 के बाद ना पहला इस तरह का अवलोकन किया गया है और ये काफ़ी शक्तिशाली था जिसके कारण जो संचार माध्यम है वो प्रभावित हुआ है। उसके बाद जो हमारे जीपीएस सिस्टम होते हैं नाविक वगैरह हो गए तो ये भी काफ़ी इससे डिस्टर्बेंस हुआ है। ये सोलर स्टॉर्म जो है इसकी उत्पत्ति एक तरह से एक्स क्लास फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन जिसको सीएमई भी बोला जाता है, से उत्पन्न होता है। मूल कारण यही इसका माना जाता है। सूर्य के बाहरी सौर वातावरण को कोरोना के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों को पता होगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सोलर स्टॉर्म की बात करें तो यह तूफान मूल रूप से ना सूर्य पर उत्पन्न होने वाला एक विक्षोभ है जिसको डिस्टर्बेंस बोला जाता है। सौर तूफान पृथ्वी और उसके मैग्नेटोस्फीयर सहित पूरे सौर मंडल को प्रभावित करता है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं आपको जो याद रखना है। सौर तूफानों में सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन और सौर कण घटना इत्यादि शामिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। प्रश्न यहाँ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर बनेंगे। इससे उत्सर्जित जो सामग्रियाँ होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसकी स्पीड लगभग 10 लाख मील प्रति घंटे या उससे भी अधिक होती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इससे कितना चीज़ें नुकसान होगा और कितनी सारी चीज़ें प्रभावित होगी। एक छोटा-सा आर्टिकल है TAK 003 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डब्ल्यूएचओ ने अभी डेंगू के उपचार के लिए दूसरे टीका के रूप में स्वीकृति प्रदान की है और इसको टेकेडा की एक कंपनी है जापान की, उन्होंने ही डेवलप किया है। इसका 6 से 16 वर्ष तक के बच्चों पे इसका प्रयोग किया जाएगा। इससे पहले CYD TDV एक वैक्सीन था जिनको सैनोफी पास्चर के द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये आपको याद ये पहला टीका है
और ये एक तरह से दूसरा टीका है डेंगू के उपचार के लिए। अगर डेंगू के बारे में थोड़ी-सी बात करें डेंगू की बीमारी के बारे में, तो डेंगू एक वेक्टर जनित बीमारी है जो संक्रमित मच्छर के काटने से फैलती है। इसमें जैसे कि तेज़ बुखार आना, शरीर पर दाने होना, सिर दर्द, मांसपेशी और जोड़ों में दर्द होना शामिल होता है। कुछ गंभीर मामलों में जो रक्तस्राव और सदमा होता है, वो भी इसमें देखे जाते हैं, जो जीवन के लिए काफ़ी खतरा माना जाता है हमारे लाइफ़स्टाइल के दृष्टिकोण से। वीक इम्यून सिस्टम होता है, उनमें ये बार-बार देखी देखी जा रही है चीज़ें। एक और रिपोर्ट है जिसके तहत आप ये जान सकते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है और शहरीकरण के स्तर बढ़ रहे हैं दिनों-दिन, तो उसके स्तर पे भी वैश्विक स्तर पर डेंगू के मामलों में वृद्धि काफ़ी देखी जा रही है, उसमें तेज़ गति हो रही है, तो ये भी एक कारण है। अगला एक टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्मार्ट इसको नाम दिया गया है, जो डीआरडीओ ने अभी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज़ ऑफ टॉरपीडो जिसको स्मार्ट बोला जाता है, का सफल परीक्षण किया है। इसको उड़ीसा के तट पर जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, वहाँ से इसका परीक्षण को संपन्न किया गया है। इस मिसाइल को ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया है, ये आपको याद रखना है, कभी-कभी इस तरह से पूछे जाते हैं। इसके फुल फॉर्म भी याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। इसको नेक्स्ट जनरेशन का लाइट टॉरपीडो एक तरह से डेवलप किया गया है इस रूप में, जो कि तटों से या युद्धपोतों से इसको प्रक्षेपित किया जाता है। ये टू स्टेट सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ये सब कभी-कभी पूछे जाते हैं। इस प्रणाली में सहायक रूप से एक लंबी दूरी का सुपरसोनिक मिसाइल शामिल है, जो 643 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। आपको ये मूल रूप से याद रखना है। कुछ चीज़ें और इसके बारे में याद रख लीजिए कि यह जो सिस्टम होता है पैराशूट आधारित रिलीज़ मैकेनिज़्म से लैस होता है, जो अपने पेलोड के रूप में उन्नत हल्के वज़न वाले और काफ़ी हल्के वज़न वाले टॉरपीडो को भी ले जा सकते हैं। इस टॉरपीडो की जो रेंज होती है इसमें डिसाइड किया गया है 20 किलोमीटर के आसपास, जो पेलोड के रूप में 50 किलोग्राम के जो वारहेड होते हैं उसको ले जा सकते हैं। हाल में एक स्टडी या रिसर्च कह लीजिए आया है सामने, उसमें ये कहा गया है कि अर्थ मैग्नेटिक जो पोल होते हैं ना, उसमें उसकी शिफ्टिंग हो रही है, मतलब वो खिसक रहा है, जो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव है वो उसमें खिसकाव देखा गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये हज़ारों वर्षों में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब ये नेचुरल है और 2 से 3 लाख वर्षों में ध्रुवों में परिवर्तन देखा जाता है। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि कितने समय में ये भी एक स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। ब्लॉब्स होता है, इसी को मूल कारण इसको बताया गया है। जो हमारे सैटेलाइट है, उसके जो सर्वेक्षण होते हैं, उसके असामान्य रूप से तीव्र चुंबकीय क्षेत्रों के ब्लॉब्स का पता लगाया गया है उसके द्वारा ब्लॉब्स का, और इसी को एक तरह से इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड इसको कहा जाता है और यही मूल कारण है इसके खिसकाव के। सामान्य रूप से आप ये भी याद रखिए कि सीधे ब्लॉब्स भी पूछा जा सकता है कि हाल में ब्लॉब्स का संबंध किससे देखा गया है, सीधे पूछा जा सकता है और 3-4 स्टेटमेंट बना दिया जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। कुछ बेसिक्स जान लेते हैं हम जो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति के संदर्भ में है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक तरह से ये ग्रह के आंतरिक भागों में स्थित जो पिघले लोहे होते हैं, उसके जटिल प्रवाह से उत्पन्न होता है ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पत्ति होती है पृथ्वी में, वो किस तरह होती है? तो आपको ये याद रखना है। इस पिघले हुए लोहे का प्रवाह पृथ्वी के घूर्णन और उसके जो ठोस लौह कोर की उपस्थिति है, दोनों को प्रभावित करता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, एक गतिशील बल है जो ग्रह के कोर से अंतरिक्ष में फैल कुछ चिंताएँ इसमें, जैसे इसका जो नेगेटिव प्रभाव होता है, चुंबकीय क्षेत्र खिसकने के दौरान पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर हो जाता है, उसका कम हो जाता है, ये कह सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी के वायुमंडल में आवेशित कणों के रूप में सौर हवा और ब्रह्मांडीय किरणें जो होती है, का अधिक प्रभाव पड़ता है। उपग्रह संचार पर भी प्रभाव पड़ता है, पक्षियों और समुद्री कछुओं सहित जानवरों, बहुत तरह के जो होते हैं प्रवासी पैटर्न को भी ये बाधित करता है, जो नेविगेशन के लिए चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। एक चीज़ है एल्समेरे द्वीप, इसी से संबंधित है, आपको ये याद रखना है। पृथ्वी एक बड़े चुंबक की तरह काम करता है, सबको पता है। जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, वो कनाडा के पास है और इसी बिंदु पर है। जो उत्तरी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो होते हैं, वो कनाडा के पास है और जहाँ पे है उसी को एल्समेरे द्वीप कहा जाता है, इसी ये बिंदु है। तो ये सीधे पूछा जा सकता है कि एल्समेरे द्वीप का संबंध किससे है? तो मैग्नेटिक पोल से है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से है और ये कहाँ पे है? कनाडा के पास है। एक चीज़ और याद रखिए कि हाल में डब्ल्यूएचओ के द्वारा बैक्टीरियल जो डिजीज़ होते हैं, उसकी सूची को अपडेट किया है, जिसमें से बहुत सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया है और 15 नए परिवारों को इसमें शामिल किया गया है 2024 में, और इसको 3 रूप में बाँटा है: गंभीर,
प्राथमिकता वाले, उच्च प्राथमिकता वाले और मध्यम प्राथमिकता वाले। तो स्टेटमेंट वाइज़ भी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे-ऐसे नाम हैं, अगर यहाँ डिस्कस कर भी लें और पढ़ भी लेंगे तो भी वो याद रहना इतना आसान नहीं है, नहीं के बराबर ही याद होगा। तो सिंपली अगर ये पूछा जाएगा अपडेट के रूप में, तो डब्ल्यूएचओ ने इसको अपडेट किया है और इसको 3 भागों में बाँटा दिया है, गंभीर रूप से, उच्च और मध्यम रूप से। तो ये आपको याद रखना है। इसमें 15 नए परिवारों को शामिल किया गया है। बस यही इसमें इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। एक तरह से इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है इस तरह की चीज़ों को शामिल करने के लिए? जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध की स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब बैक्टीरिया हो, वायरस, कवक या परजीवी पर दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि हर साल लगभग 70,000 लोग एएमआर से मरते हैं। 2050 तक यह डेटा लगभग 10 मिलियन तक बढ़ सकती है और वार्षिक वैश्विक अगर देखा जाए, सकल घरेलू उत्पाद देखा जाए, तो 3.8% समाप्त कर सकती है। ये इसका इतना नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इसमें नई-नई चीज़ों को शामिल किया गया है, ताकि इससे लड़ने के लिए चीज़ें को सशक्त बनाया जा सके। 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध को प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल मुद्दों से संबंधित मानती है और एंटीबायोटिक के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश के विकास को प्राथमिकता देती है। एक चीज़ आप याद रखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 इससे संबंधित है। एक चीज़ और याद रखिए, अभी हाल में कोविड को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें चली थी, कोविड-19 के दौरान उसके नेगेटिव प्रभाव को लेकर, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को भी आप देख लीजिएगा। जो थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है, इसके तहत जो यूनाइटेड किंगडम की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है एस्ट्राजेनेका ने कोविड-19 वैक्सीन के दुष्प्रभाव के रूप में वो स्वीकार किया था उन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि एस्ट्राजेनेका का विकसित वैक्सीन का उपयोग भारत में कोविशील्ड नाम से किया गया था, तो वो काफ़ी उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ा था, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। ये क्या होता है, यह स्थिति मस्तिष्क के सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस या पेट में असामान्य रूप से रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कुछ 2 चीज़ें आपको याद रखना है, एक तो रक्त के थक्के जमने के लिए पेट में और मस्तिष्क में सेरेब्रल वेनस के रूप में। तो ये 2 चीज़ें आपको पूछा जा सकता है कि हाल में इसका संबंध किससे रहा है। तो इस सेशन में दोस्त इतना ही, फिर हम नए सेशन में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आएँगे और हम आपका ना ये कंप्लीट करवा देंगे अगले इस सप्ताह के अंत तक। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी इसमें डिस्कस किए जाएँगे उसका संबंध प्रश्न ज़रूर होंगे। हमने आईआर को भी कंप्लीट करवाया है, थोड़े बहुत बाकी बचा है, उसको हम डेली बेसिस पे करवा रहे हैं, तो आप उसको भी देखिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, हेल्थ पे इसका नेगेटिव असर पड़ने वाला है और समय बहुत कम है, इसलिए रिवीजन पे फोकस करिए। एक्स्ट्रा चीज़ों को अब अपने स्टडी में शामिल मत कीजिए। जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है उसी का बार-बार रिवाइज करिए। प्रश्न वहीं से बनेंगे, चाहे कितने भी टफ हो, कितना भी उसके पैटर्न बदलवा जाए। खुश रहिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।